अस्सलाम वालेकुम गर्ल्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत के साथ होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सीक्वेंट एंड सीरीज़ पे। ठीक है। कुछ स्टूडेंट्स का ये मिड टर्म का टॉपिक होगा और कुछ स्टूडेंट्स का ये फाइनल टर्म का टॉपिक होगा। ठीक है, लेकिन आप लोगों ने इसको अच्छी तरीके से प्रिपेयर करना है। सीक्वेंस के बारे में मैंने किसी ना किसी क्लास को पहले भी बताया हुआ होगा। ठीक है, सीक्वेंस बेसिकली आपके पास क्या होता है? सीक्वेंस बेसिकली आपके पास एक फंक्शन होता है। ठीक है, जिसकी डोमेन जो होती है वो आपके पास क्या होता है? नेचुरल नंबर होता है या पॉजिटिव इंटीजर होता है। ठीक है, क्या मतलब आपके पास यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि आपके पास यहाँ पर एक सेट है। ठीक है, एक सेट का नाम है एक्स और एक सेट है आपके पास वाई। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो इनपुट में आप नंबर, फॉर एग्जांपल आपके पास एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 2x। ऐसा फंक्शन जिसमें आप सिर्फ और सिर्फ नेचुरल नंबर डाल सकें, इसमें तो आप बहुत सारे नंबर डाल सकते हैं। ठीक है, इसकी डोमेन की आपके पास बेसिकली इसकी जो डोमेन है, यानी कि आप इसमें इनपुट में कौन कौन से नंबर पुट कर सकते हैं, आप इसमें दुनिया के तमाम नंबर पुट कर सकते हैं, वो आपको आंसर देगा। ज़ीरो पुट कर सकते हैं, पॉइंट में नंबर पुट कर सकते हैं। देखें, ज़ीरो पुट करें तो आपके पास ज़ीरो आंसर आ जाएगा। -1 पुट कर सकते हैं, -2 आ जाएगा। ठीक है, अंडर रूट में वैल्यूज़ पुट कर सकते हैं, अंडर रूट 2 पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो आपके पास ये बन जाएगा 2 अंडर रूट 2। यानी आप रियल नंबर्स पुट कर सकते हैं, यानी रैशनल, इरैशनल, नेचुरल, हर दुनिया में जितने भी नंबर्स हैं पॉसिबल, तो आप इसमें पुट कर सकते हैं। कोई ऐसा नंबर नहीं है जिस पे ये आपको वैल्यू ना दे या अनडिफाइन हो जाए। तो इसका डोमेन क्या हो गया? आपके पास बेसिकली रियल नंबर्स हो गया। ठीक है, अब सीक्वेंस क्या होते हैं? बेसिकली सीक्वेंस भी एक फंक्शन होता है। ठीक है, सीक्वेंस फंक्शन नंबर जिसमें हम फंक्शन को रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं कि आप उसमें सिर्फ और सिर्फ नेचुरल नंबर्स को है पुट कर सकते हैं। नेचुरल नंबर या पॉजिटिव इंटीजर कौन से होते हैं? 1 2 3, ये नेचुरल नंबर है। ठीक है, या आप इसको ये भी कह सकते हैं कि ये पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर। लेट्स, तो सीक्वेंस और फंक्शन को आपस में एक दूसरे से जुदा करने के लिए हम इसको, यानी कि रिप्रेजेंटेशन में फ़र्क करने के लिए, क्योंकि आपको पता है कि फंक्शन में आप इसका डोमेन खुद निकालते हैं। कुछ फंक्शंस होते हैं जिसका डोमेन रियल नंबर, कुछ फंक्शन का डोमेन हम खुद से निकालते हैं। ठीक है, वो आपके इस टॉपिक से हट के अलग टॉपिक है। ठीक है, तो सीक्वेंस में आप सिर्फ और सिर्फ नेचुरल नंबर इनपुट में दे सकते हैं, जबकि फंक्शन में आप कुछ भी वैल्यू पुट करने के लिए दे सकते हैं जिसमें वो डिफाइन है। ठीक है, तो इसलिए हम सीक्वेंस और फंक्शन को जुदा लिखने के लिए इसको हम ए एन से, चूँकि इसको एफ एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम ए एन से, और ये जो फंक्शन है ये इन द फॉर्म ऑफ सीक्वेंस 2n बन जाता है। ठीक है, सिर्फ रिप्रेजेंटेशन चेंज करने के लिए जब भी आप ए एन की शक्ल देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि ये जो है वो सीक्वेंस है, और आप इसमें सिर्फ और सिर्फ नेचुरल नंबर के अलावा कुछ और पुट नहीं करेंगे, क्योंकि सीक्वेंस इज़ अ फंक्शन whose domain is set of natural number और पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, तो आप इसमें 1 पुट करें तो आपके पास आता है 2। ठीक है, 2 पुट करें तो आपके पास आता है 4। ठीक है, 3 पुट करें तो 6 एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये आपके पास क्या होता है? सीक्वेंस। ठीक है, सीक्वेंस आपके पास ये एक ख़ास पैटर्न बना रहा है। यहाँ पर लिखा होगा अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी अ सीक्वेंस फॉलोइंग ऑफ वन थिंग आफ्टर द अनदर। सीक्वेंस एक ख़ास पैटर्न आपके पास बनाता है। ठीक है, जैसे कि ये आप देख सकते हैं, ये जो पैटर्न बना रहा है इसमें आपको नज़र आ रहा है, इसमें 2 2 का फ़र्क है। ये एक ख़ास पैटर्न है, ये थ्रू आउट अब ये आगे जाता जा रहा है, यानी 2 4 6 फिर 8 आपके पास, फिर नेक्स्ट नंबर 10। इस तरीके से आपको खुद ही आइडिया हो रहा है कि इसके बाद कौन कौन से नंबर जो हैं वो आते हैं। ठीक है, इन मैथमेटिक्स वी डिफाइन अ सीक्वेंस एज अ सक्सेशन ऑफ अ नंबर्स दैट नेवर टर्मिनेट्स। ठीक है, बेसिकली टर्मिनेट का मतलब होता है जो स्टॉप। एक सक्सेशन ऑफ नंबर्स का मतलब है कि ये आपके पास थ्रू आउट जा रहा है। ठीक है, ये आपके पास सक्सेसिवली नंबर आपको दे रहे हैं, हर इनपुट पे अलग नंबर। ठीक है, लेकिन ये टर्मिनेट नहीं हो रहा, ख़त्म नहीं हो रहा, बिकॉज नेचुरल नंबर्स आपके पास कितने होते हैं? इन्फिनिट। तो आपके पास ये 1 लाख आप पुट करें, इसमें 1 लाख पे भी कुछ ना कुछ आउटपुट 2 लाख आ जाएगा। ठीक है, आप 10 लाख पुट करें 20 लाख आ जाएगा। तो यानी आपके पास नेचुरल नंबर तो कभी जो है वो ख़त्म नहीं होते ना, तो इसलिए ये जो है इसका जो आउटपुट है वो भी कभी टर्मिनेट नहीं होंगे, स्टॉप नहीं होंगे। अच्छा जी, इसके जो आपके पास 2n की रेंज में जो आउटपुट मिले हैं वो हैं 2 4 6 8 एंड सो ऑन। ठीक है, तो सो ऑन। ठीक है, ये टर्मिनेट नहीं होंगे। इसमें 2 को आप लोग क्या कहते हैं? ये है फर्स्ट टर्म। ठीक है, ये अब फर्स्ट टर्म है, n की जगह आपने 1 पुट किया तो आपको 2 मिला। ठीक है, तो इसलिए हम इसको a1 लिखते हैं। फिर n की जगह आपने क्या पुट किया? 2 पुट किया है तो आपको 4 मिला। कैसे? n की जगह जब आप 2 पुट करते हैं तो 2 आपको क्या मिल रहा है? 4। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं A3 थर्ड टर्म, A4 एंड सो ऑन, नेक्स्ट टर्म A5 A6 एंड सो ऑन। तो हम थोड़ा सा बुक की तरफ देख लेते हैं। ठीक है, द नंबर्स इन द सीक्वेंस आर
आर कॉल्ड द टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस। इसको हम क्या कहते हैं, टर्म्स। जो नंबर होते हैं टर्म्स, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ एंड फिफ्थ सिक्स्थ आती जाएगी, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, बेसिकली टर्म्स कहते हैं, ठीक है, याद रखना है। इन अ सीक्वेंस देयर इज वन टर्म ऑफ ईच पॉजिटिव इंटीजर। हर नंबर को पुट करने के लिए आपको एक टर्म मिलेगी। जैसे कि आप देख सकते हैं, 1 पुट किया तो आपको 1 मिला है, 2 पुट किया है आपको 4 मिला है, तो यानी कि हर नंबर पे आपको एक टर्म मिलेगी। इज इट क्लियर? ओके, ठीक है। अब आपके पास यहाँ पे भी एक सीक्वेंस गिवन है नीचे, ठीक है। तो यहाँ पे ये सीक्वेंस है 1/2, 1/4, 1/8, ठीक है, ये सीक्वेंस है। अब कैसे सीक्वेंस है ये आपको मैं थोड़ी देर बाद बताऊंगी। इसको हम कहते हैं फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, ठीक है, थर्ड टर्म, फोर्थ एंड सो ऑन। और ये आपके पास n लिखा हुआ है इसमें, तो आप देख सकते हैं इसको आप लोग कहेंगे nth टर्म, ठीक है। इट कैन बी ऑब्जर्व दैट देयर इज़ वन टर्म फॉर ईच पॉजिटिव इंटीजर। हर टर्म के, हर पॉजिटिव इंटीजर के लिए जस्ट एंड जस्ट वन टर्म है। मैंने आपको आसान वाली ऑलरेडी करवाया हुआ क्वेश्चन, ठीक है। द टर्म ऑफ दिस सीक्वेंस फॉर्म अ इनफाइनाइट सेट ऑफ रियल नंबर। देखें ये आपके पास जो इसकी टर्म्स हैं, ये क्या बनाते हैं, कौन सा सेट बनाते हैं, इनफाइनाइट सेट बनाता है, ठीक है। इनफाइनाइट सेट बनाता है, या इन्फिनिट भी लोग बोलते हैं इसको। इन्फिनिट सेट जो है ये बनाता है, ठीक है, ऑफ रियल नंबर्स। क्योंकि अब ये तो सीक्वेंस है, इसमें सारे इवन नंबर हैं। हो सकता है जो दूसरी सीक्वेंस हो उसमें आपके पास कुछ और नंबर्स हों, ठीक है। जैसे कि अब ये देख सकते हैं ये रैशनल नंबर्स हैं। तो बेसिकली जनरली अगर हम इसमें किसी में बात करें तो हम कहेंगे कि इसके जो टर्म्स हैं वो इनफिनिट सेट बनाएंगे, किसका, रियल नंबर्स का, ठीक है। क्योंकि रियल नंबर्स में आपके पास तमाम नंबर्स आते हैं, इवन, आर्ट, नेचुरल, इंटीजर, सारे नंबर्स आ जाते हैं। तो हम जनरली इसको अपनी बात को एम्फेसाइज करें, ठीक है। अच्छा, द सेट ए, देखिए इसको इसने सेट बना लिया और देख लें ये सेट जो है इनफिनिट सेट है और इसमें रियल नंबर्स हैं, ठीक है। इसमें तो जनरली जो आप देख सकते हैं ये 1/4, ये जनरली देखें। अब जो मैथमेटिशियंस होते हैं उनकी तो काफ़ी प्रैक्टिस होती है, उनको आइडिया होता है कि ये आपको कौन सी उससे मिल रहा है, ठीक है। तो ये बेसिकली आपके पास जो सीक्वेंस थी वो क्या थी, 1/2, 1/4, देन 1/8। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि थ्रू आउट फिर नेक्स्ट जो है वो है 1/16 है ना जी। अब आप देख सकते हैं कि ये ऊपर तो सब पे जो है वो 1 है, तो इसकी जनरल टर्म बेसिकली क्या होगी, 1 होगी ऊपर वाली, ठीक है। डिनोमिनेटर में ये 2 हो रहा है, 4 हो रहा है, 8 हो रहा है, 16 हो रहा है, क्या हो रहा है इसके साथ, ठीक है। आप देख सकते हैं आपने आपको ऐसा नंबर चाहिए कि 1 डालूँ तो 2 आ जाए, 2 डालूँ तो 4 आ जाए। तो बेसिकली आप 2 पावर 1 लें तो 2 आता है, 2 पावर 2 लें तो आपके पास 4 आ जाता है, फिर 2 पावर 3 लें तो आपके पास 8 आ जाए। तो बेसिकली आपके पास नीचे जो बन रहा है 2 पावर 4 से 16 आते हैं। इट्स मीन कि नीचे जो बन रहा है वो 2 पावर n का फार्मूला बन रहा है, ठीक है। तो मैथमेटिशियंस जो होते हैं जिन्होंने काफ़ी पढ़ा होता है उनको जो आइडिया होता है कि ये कौन सी इसकी जनरल टर्म होगी, ठीक है। लेकिन चूँकि आप लोग बिगनर्स हैं, हम लोगों को आइडिया नहीं होगा, इस तरह आपको सीक्वेंस दी होगी, आपने फिर इसकी टर्म्स निकालनी हो, यानी फिर n की जगह 1 पुट कर लें, n की जगह 2 पुट कर लें, n की जगह 3, तो आपको पेपर में कहा गया होगा कि आप इसकी टर्म्स निकालें, ठीक है। बेसिकली आप देखिए इससे जो आपके पास सेट बन रहा है ये इनफिनिट सेट बन रहा है ऑफ रियल नंबर्स, इनफिनिट सेट बन रहा है रियल नंबर्स का, ठीक है। और n जो है वो पॉजिटिव इंटीजर होंगे, आप कह भी सकते हैं नेचुरल नंबर्स होंगे, ठीक है। एन अल्टरनेटिव टू डिस्क्राइब दिस सेट, ठीक है, इज़ दैट वी डिफाइन द फंक्शन f बाय द रूल दिस, ठीक है। बेसिकली अल्टरनेटिव सीक्वेंस भी बेसिकली फंक्शन होता है। मैं आपको स्टार्ट में बताया है कि मैं कहूँ कि एक फंक्शन है fn इज इक्वल टू 1/2n और आपके पास यहाँ पर फंक्शन है और आगे क्या लिखा हुआ है इन्होंने कि वेयर द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन इज़ पॉजिटिव इंटीजर। और आप डोमेन से सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर लें तो आप ये भी कह सकते हैं कि एक फंक्शन है जिसका पॉजिटिव इंटीजर, या सिंपल भी आपको पता है कि जिसका डोमेन जो है वो पॉजिटिव इंटीजर हो यानी नेचुरल नंबर हो, तो वो बेसिकली होता ही सीक्वेंस है। तो सीक्वेंस लिखें या फंक्शन लिखें और साथ आप मतलब ये साथ डिफाइन करें कि इसका डोमेन जो है वो नेचुरल नंबर है। तो ये भी आपके पास एक ही बात है कि डोमेन फंक्शन विद डोमेन नेचुरल नंबर, या खाली जस्ट ये लिखें इसमें आप अंडरस्टूड हैं कि डोमेन जो है वो नेचुरल नंबर होगी। इसमें आप अंडरस्टूड नहीं होंगे तो आपको साथ लिखना पड़ेगा कि इसकी डोमेन क्या है, नेचुरल नंबर है, ठीक है। तो इन्होंने कहा कि आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं। देन द सेट ए इज एक्जैक्टली द सेट ऑफ वैल्यूज़ ऑफ द फंक्शन दैट इज़, ठीक है। तो आपके पास वही वैल्यूज़ आएंगी कि f1 से 1/2, f2 से आपके पास 1/2, तो वही वैल्यू आएगी। तो उसमें कोई जो है मसला नहीं है। बात को आप दो तरीके से डिफ़ाइन कर सकते हैं। अब
अब प्रॉपर सीक्वेंस की डेफिनेशन, अ सीक्वेंस इज अ फंक्शन, जैसे मैं स्टार्ट में बोल रही हूँ, अ सीक्वेंस इज बेसिकली अ फंक्शन हु रिमेन इज अ सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, या आप नेचुरल नंबर भी कह सकते हैं। द वैल्यू टेकन बाय द फंक्शन आर कॉल्ड टर्म्स, और इनकी जो वैल्यूज़ होती हैं, पहली वैल्यू जो है वो टर्म फर्स्ट टर्म, दूसरी वैल्यू सेकंड टर्म, तीसरी वैल्यू थर्ड टर्म एंड सो ऑन, ठीक है। इंस्टेड ऑफ फंक्शन द टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस इज डिनोटेड बाय ए एन। मैं स्टार्ट में ही आपको बता चुकी हूँ कि इंस्टेड ऑफ फंक्शन आप इसको ए एन की फॉर्म में लिखते हैं, वेयर एन जो है वो नेचुरल नंबर्स होंगे 1 2 3 एंड सो ऑन, ठीक है। एंड सीक्वेंस इज यूजुअली डिनोटेड बाय, आप सीक्वेंस को बेसिकली सीक्वेंस क्या बनाते हैं, आपके पास सेट बनाते हैं, तो सीक्वेंस को आप बेसिकली इस तरह की ब्रैकेट्स की फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। तो आप इसमें देखें, इसका ये मतलब है, अगर आप इस तरह मैं लिख दूँ 1/2n, बेसिकली इसका मतलब होगा कि ये एक सेट बना रहा है, ठीक है। यानी कि आप इसमें पहला नंबर है 1/2, दूसरा नंबर है 1/2 स्क्वायर, तीसरा नंबर है 1/3 2 क्यूब एंड सो ऑन। तो आपके पास ये बेसिकली आप इस तरह से इसको डिफाइन करते हैं, आपको पता है कि इसमें आप सिर्फ और सिर्फ नेचुरल नंबर जो है वो पुट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर अब आगे दोबारा से बात बताई हुई है, देखिए द एन इज़ इक्विवेलेंट टू A1, इसमें बेसिकली टर्म्स हैं A1 A2 A3 A4, 1 डालेंगे आपको फर्स्ट टर्म मिलेगी, 2 डालेंगे आपको सेकंड टर्म मिलेगी। कैसे, यहाँ पे ये डायग्राम बनाई गई है, मैं वो भी आपको डिफाइन कर देती हूँ कि ये डायग्राम जो है वो कैसे बनाई गई है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है, ये है सीक्वेंस जो कि है 1/2n 1 2 3 एंड सो ऑन। 1 डालें तो आपके पास आ जाएगा 1/2, 2 डालें तो आपके पास आ जाएगा 1/2 स्क्वायर या 1/4 भी लिख सकते हैं, 3 डालें तो 1/2 क्यूब या 1/8 भी लिख सकते हैं। तो 1 डालने से आपको ये मिल रहा है, 2 डालने से आपको ये मिल रहा है, 3 डालने से एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये आपके पास फर्स्ट टर्म है A1, ये है आपके पास A2 एंड ये आपके पास A3। तो यानी 1 डालने से आपको A1 मिलता है, फर्स्ट टर्म मिलती है, 2 डालने से आपको सेकंड टर्म, 3 डालें थर्ड टर्म एंड एन डालने से थर्ड। तो दिस इज एलिमेंट्स इन द डोमेन। तो व्हाट इज द डोमेन? डोमेन इज अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर एंड दिस इज द रेंज, ठीक है। दीज आर द टर्म्स। इज इट क्लियर? ओके। द फॉलोइंग आर द सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर। देखें, आपके पास किसी भी फंक्शन को आप सीक्वेंस की फॉर्म में लिख सकते हैं। देखिए ये 1/n, अब देखिए मैं आपको बताती हूँ ये सीक्वेंस कैसे है और बेसिकली इसकी शक्ल कैसी सीक्वेंस की। तो मैं पहली उठा आपको बताती हूँ, ठीक है। पहला क्वेश्चन आपके पास ये लिखा हुआ है, अच्छा जी, यहाँ पे देखें ये पहली सीक्वेंस, पहला क्वेश्चन था, ठीक है। इसमें आपको पता है सीक्वेंस इज अ फंक्शन ऑफ रिमेनिंग सेट ऑफ नेचुरल नंबर, यानी कि आप इसमें सिर्फ एन की जगह 1 2 3 के अलावा कुछ पुट कर ही नहीं सकते। जब 1 पुट करूँगी एन की जगह तो 1/1 आ जाएगा, ठीक है। तो 1 की एन की जगह फिर 2 पुट करूँगी 1/2, एन की जगह 3, तो फिर 4 5। नेचुरल नंबर की काउंटिंग तो कभी ख़त्म नहीं होती है, तो ये थ्रू आउट जाएगा, ये इनफिनिट सेट होगा, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी, अच्छा जी, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे √n है। आप n की जगह बारी बारी 1 2 3 4 अप टू सॉन पुट करेंगे। तो सीक्वेंस को एक्सपेंड करना कितना इजी है, देखें। अब आपको अगर पेपर में ये दिया गया तो आप n की जगह पहले 1 पुट कर लेंगे, फिर n की जगह 2, फिर n की जगह 3, n की जगह 4 एंड सो ऑन, ठीक है।
सिमिलरली ये भी एक सीक्वेंस है, आपने इसको भी एक्सपेंड करके बताना है पेपर में, एमसीक्यूज में और शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है। तो -1 एन की जगह 1 लिखें, फिर एन की जगह 2 लिखें, एन की जगह 3 लिखें, एन की जगह 4 लिखें। चूँकि मैं इसको थोड़ा सा आगे भी सॉल्व कर सकती थी तो मैंने इसको सॉल्व किया। चूँकि 1 जो है वो ऑड पावर है, तो ऑड पावर की वजह से माइनस ख़त्म नहीं होता, -1 ऐसे ही आ जाएगा। 2 इज़ इवन नंबर, ठीक है, तो इवन नंबर माइनस को ख़त्म कर देते हैं, तो माइनस ख़त्म हो जाएगा। 1 का स्क्वायर, 1 को अपने साथ 10 मरतबा मल्टीप्लाई करें या जितने मरतबा मल्टीप्लाई करें 1 ही आता है, तो यहाँ से +1 आ जाएगा। एंड दिस इज़ अगेन ऑड, तो आपके माइनस तो ख़त्म नहीं होगा, 1 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करो तो 1 ही आएगा। दिस इज़ इवन, तो +1 हो जाएगा, ठीक है। अब ये देखिए चौथा क्वेश्चन मैंने आप लोगों के लिए बेसिकली आंक का तीसरा लेकिन है मेरे चौथा, ठीक है, तो इसको मैंने छोड़ दिया। अब एन की जगह आप 1 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा sin 1, sin 2, sin 3, sin 4 एंड सो ऑन, ठीक है। अब आपके पास है जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है कन्वर्जेंट सीक्वेंसेस, ठीक है। अच्छा, ठीक है, फॉर द सीक्वेंस 1/n SVC, देखिए कन्वर्जेंट सीक्वेंस वो सीक्वेंस होती है बेसिकली कि आपके पास जिससे आपके पास फाइनाइट आंसर आ जाए। क्या आंसर आ जाए? फाइनाइट आंसर। फाइनाइट आंसर का मतलब है कोई भी नंबर आपके पास आ जाए, ठीक है, कोई भी नंबर आपके पास आंसर आ जाए, ठीक है। अब नॉन कन्वर्जेंट नहीं होगी तो क्या होगी? ये वो सीक्वेंस कन्वर्जेंट नहीं होगी तो उस सीक्वेंस को हम क्या कहेंगे कि वो सीक्वेंस क्या होगी? डाइवर्जेंट सीक्वेंस होगी। डाइवर्जेंट सीक्वेंस वो होती है जिसमें आपके पास इन्फिनिटी आ जाए, या इन्फिनिटी कैसे आएगी, यानी कि 1/0 आ जाए, या फिर आपके पास 0/0 तो नहीं आएगी, इन्फिनिटी आ जाए। तो ऐसे सीक्वेंस को आप क्या कहते हैं? डाइवर्जेंट, जिसमें आपके पास एक प्रॉपर जो है वो आंसर ना आए, ठीक है। अब आपके पास देखें, अब ये जो सीक्वेंस है 1, 1/2, 1/3 अप टू सो ऑन, यानी कि ये कौन सी सीक्वेंस थी? ये 1/n वाली सीक्वेंस थी, अगर आप लोगों को अभी थोड़ी देर पहले वाला याद हो तो। अब देखिए ये 1 है, 1/2 है, 1/3 है। अब ये ग्रेजुअली अब देखें डिक्रीज़ हो रही है। कैसे डिक्रीज़ हो रही है? पहले ये 1 थी, फिर 1 में से 2 डिवाइड किया यानी कि हाफ़ हो गई है, फिर 1 से 3, जैसे जैसे नीचे नंबर बढ़ रहा है ये ग्रेजुअली डिक्रीज़ होती है। आप कैलकुलेटर में चेक कर लें, 1/2 से 0.5 आएगा और आई थिंक से 1.3 से 0.3 आता है। तो अब ये ग्रेजुअली जो है वो डिक्रीज़ हो रही है, डिक्रीज़ होते 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 आखिरी नंबर जो है वो इन्फिनिटी की तरफ जाएगी। और आपको पता है कि 1/∞ किसके बराबर होते हैं? 0 के। अब 0 इज़ अ फाइनाइट नंबर, ठीक है। तो ऐसी सीक्वेंस जिसमें आपके पास एक आंसर आ जाए, ठीक है, एक आंसर आ जाए 0, 1, 2, 3, 4 कुछ भी आंसर आ जाए, तो ऐसी सीक्वेंस को बेसिकली हम क्या कहते हैं कि ऐसी सीक्वेंस, चूँकि 1/n वाली सीक्वेंस कन्वर्ज कर रही है 0 को, ऐसी सीक्वेंस को हम कहते हैं कन्वर्जेंट सीक्वेंस, ठीक है गर्ल्स। अच्छा, फॉर दिस सीक्वेंस वी सी दैट जैसे जैसे n बढ़ता जाएगा, n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी का मतलब है जैसे जैसे n बढ़ता जाएगा, यानी कि 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1 करोड़, 1 लाख, 10 करोड़, 20 करोड़, 30 करोड़ पहुंचता जाएगा इन्फिनिटी की तरफ। तो ये जो है ग्रेजुअली डिक्रीज होती जाएगी। कितनी छोटी हो जाएगी? कितनी छोटी हो जाएगी कि 1/∞। इन्फिनिटी इज़ अ नंबर विच जो कि आपकी सोच से भी ज़्यादा बड़ा है, ठीक है। तो उस नंबर पे इतना बड़ा नंबर जब आप उस नंबर पे डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा? 0। तो चूँकि ये जितना नंबर है इतना डिक्रीज हो जाएगा, ये बिल्कुल 0 हो जाएगा। ऐसी सीक्वेंस को हम कहते हैं कन्वर्जेंट सीक्वेंस, ठीक है। अच्छा, we say that the term this 1/n approach to the limit 0 and the sequence this sequence converges to 0, ठीक है। ये जो लास्ट टर्म है nth टर्म, ठीक है, ये कन्वर्ज किसको कर रही है? बेसिकली 0 को कन्वर्ट करी है। तो बेसिकली जब nth टर्म 0 को कन्वर्ज करिए तो इसका मतलब है कि ये सीक्वेंस कन्वर्ज करी है 0 को, ठीक है। तो ये सीक्वेंस कन्वर्ज करी 0 को। बेसिकली आपको अगर कोई सीक्वेंस है ना, कोई भी सीक्वेंस आपको चेक करनी है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये देखें ये वाली सीक्वेंस, ठीक है, ये सीक्वेंस आपको चेक करनी है कि ये कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। तो आपने सारी सीक्वेंस नहीं खोल लेनी, इस तरीके से आपने क्या करना है कि एन वाली सीक्वेंस, एक एन वाली टर्म को उठाना है। यानी कि देखिए जब आप इसको ओपन करते हैं ना तो आपके पास आता है 1/2 स्क्वायर, ठीक है। तो फिर उसमें बात जनरल फार्मूला भी आप लिखते हैं कि 1/2 n तक जाएगा। n इज़ नंबर ऑफ़ योर चॉइस, ठीक है, और ये जाता जाएगा, ठीक है। चाहे आप अगर 50वीं टर्म में आपकी चॉइस है तो 1, 2,
से गुजर के आप 50वें टर्म पे जाएंगे और फिर तब भी उससे आगे भी ये कंटिन्यू रहेगा। ठीक है, तो आपने क्या करना, इस सीक्वेंस को ओपन करने की आपको ख़ास अशा ज़रूरत नहीं है। आपने क्या करना है कि nth टर्म उठानी है। nth टर्म कौन सी होगी, बस यही वाली होगी। ठीक है, जो फार्मूले की ब्रैकेट के अंदर लिखी होती है ना, यही वाली, ये और ये देखें सेम होते हैं। वो वाली टर्म आपने उठानी है, उस पर लिमिट जो है वो अप्लाई करनी है। ठीक है, लिमिट मेरे अपने स्टूडेंट्स को इस टॉपिक से पहले लिमिट पढ़ाया होगा, और अगर नहीं पढ़ाया हुआ तो आप लोगों ने पिछले सेमेस्टर्स में पढ़ा हुआ होगा। ठीक है, खामखा पढ़ा होगा, वरना इस टॉपिक तक आप नहीं पहुंच सकते। ठीक है, तो 1/2n। तो आप इसमें जब आप इसमें इन्फिनिटी पुट करेंगे, आपको पता है ये भी 1 की फॉर्म है, ग्रेजुअली डिक्रीज हो रहा है, तो ये भी ज़ीरो की तरफ कन्वर्ज कर रहा है। ज़रूरी नहीं है कि आंसर ज़ीरो आए। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि आंसर ज़ीरो आए, आंसर आपके पास 1 आ जाए, 2 आ जाए, लेकिन कोई ना कोई वैल्यू आ जाए। तो इसका मतलब है कि अब ये टर्म कन्वर्ज कर रही है ज़ीरो को, इसका मतलब है कि ये सीक्वेंस कन्वर्ज कर रही है ज़ीरो को। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है कि आंसर आपके पास ज़ीरो है, आंसर कुछ भी आ सकता है, लेकिन आपके पास आंसर आना चाहिए। ठीक हो गया, ओके। ठीक है, अच्छा, ये जो सीक्वेंस है √n, ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, ये जो सीक्वेंस है √n, ठीक है, अगर मैं इसको आपको थोड़ा सा ओपन करके भी बता दूँ, ठीक है, ओपन करके इसलिए बताती हूँ समझाने की खातिर। ठीक है, अगर मैं आपको ओपन करके बता दूँ तो पहले आपके पास आ जाएगा फर्स्ट टर्म 1/√1, √1, √2, √3, √4 एंड सो ऑन। अब यहाँ पे देख सकते हैं इधर से वैल्यू ग्रेजुअली जो है वो इंक्रीज़ हो रही है। ठीक है, यहाँ से आपके पास 1 आता है, यहाँ पे 1.4 समथिंग या कुछ इस तरह 1 पॉइंट समथिंग आता है, यानी कि ग्रेजुअली इंक्रीज़ हो रही है। जब एक चीज़ ग्रेजुअली इंक्रीज़ हो रही होती है, देखें अब अच्छा चलें, इधर से तो 1 आ गया ना, अब √4 से क्या आता है, आप सबको पता है 2 आता है। भी कैलकुलेटर नहीं है, वरना मैं 3 को भी बता देती आपको। ठीक है, तो ये ग्रेजुअली 1 से 2 की तरफ जा रहे हैं, इसका मतलब है आगे जाएंगे तो आपके पास ये ग्रेजुअली इंक्रीज़ हो, जो चीज़ ग्रेजुअली इंक्रीज़ हो रही है, तो इसका ये मतलब है कि जितना आप नंबर बढ़ाते जाएंगे, ये नंबर, ये वैल्यू आपके पास इंक्रीज़ होती जाएगी। तो इसका ये मतलब हो गया कि ये सीक्वेंस जो है इन्फिनिटी की तरफ जा रही है, बढ़ रही है, आहिस्ता आहिस्ता ये बढ़ रही है। ठीक है, तो ये जो है ख़त्म ही नहीं हो रही है सीक्वेंस, किसी पॉइंट पे नहीं जा रही, रुक रही, रुकेगी नहीं ये। आप इसमें 1 लाख डालें, उस पर भी आपको बड़ा सा अंडर रूट आएगा, 2 लाख डालें, उससे बड़ा अंडर रूट, उसका अंडर रूट लें, उससे बड़ा आएगा। ठीक है, 1 लाख से बड़ा आएगा। ठीक है, 1 लाख का अंडर रूट बड़ा है कि 2 लाख का अंडर रूट बड़ा है? ठीक है, 1 लाख का अंडर रूट बड़ा है या 2 लाख का अंडर रूट बड़ा है? ऑब्वियसली 2 लाख का अंडर रूट बड़ा है। ठीक है, तो ये ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ रहा है, तो जो चीज़ बढ़ रही होती है तो उसका मतलब है कि वो डाइवर्ज कर रही है, वो किसी ख़ास मकाम पे नहीं पहुंच रही, वो बस बढ़ रही है, बढ़ते जा रही है, बढ़ते जा रही है। ठीक है, वो ख़त्म नहीं हो रही है, किधर रुक भी नहीं रही है, ये कभी भी नहीं रुकेगी, ये सीक्वेंस कभी भी नहीं रुकेगी, जा रही है। ऐसे सीक्वेंस को हम क्या कहते हैं, डाइवर्जेंट सीक्वेंस। क्या, कौन सी सीक्वेंस कहते हैं? जो सीक्वेंस कन्वर्जेंट नहीं होती, उस सीक्वेंस को हम कहते हैं कि वो सीक्वेंस है डाइवर्जेंट सीक्वेंस। ठीक है, अच्छा, अब मज़े की बात यह है कि एक सीक्वेंस हमने पढ़ी है, ये -1 पावर n वाली, थोड़ी देर पहले अभी हमने पढ़ी है। ठीक है, अब आपको पता है कि जब आप इसको ओपन करते हैं तो आपके पास आता है -1 1 -1 1। ठीक है, तो अब इसका आंसर या तो -1 होगा या 1 होगा। अब देखिए, बेसिकली कन्वर्जेंट सीक्वेंस का मतलब होता है किसी एक स्पेसिफिक पॉइंट को कन्वर्ज करे, एंड यू ऑल नो कि लिमिट इफ एग्जिस्ट इट इज़ यूनिक, लिमिट का एक ही आंसर होना चाहिए। अब देखिए, ये सीक्वेंस कभी -1 को जा रही है, कभी 1 को जा रही है, कभी -1 को जा रही है, कभी 1 को, ये एक मकाम इसका नहीं है कि कहीं पे ये रुक जाए। अब देखें, कभी ऑड पे ये नेगेटिव होती है, इवन पे ये पॉजिटिव हो जाती है। नेचुरल नंबर जो है ये, इसका कोई ब्रेक नहीं है। ठीक है, नेचुरल नंबर इज़ आर इनफाइनाइट, इसका कोई ब्रेक नहीं है। तो हम नहीं कह सकते कि लास्ट टर्म आपके पास वो है इवन है, आर्ट है, क्या है। ठीक है, कि ये सीक्वेंस जो है आपके पास -1 1 -1 1 आ रहे हैं। ठीक है, इसका इवन नंबर्स पे आपके पास ये 1 आता है, ऑड नंबर में ये -1 आता है, मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ। तो इसकी, चूँकि नेचुरल नंबर्स की तो कोई लिमिट है ही नहीं है, लास्ट टर्म तो होता ही नहीं है नेचुरल नंबर में, तो हम कैसे कह सकते हैं कि वो नेचुरल नंबर जो है लास्ट वाला, यानी अगर हम कहें भी बिलफिर्स, तो वो इवन होगा या ऑड होगा, तो हमें नहीं पता। ठीक है, क्योंकि होता ही नहीं है बेसिकली। तो कभी ये -1 को जाएगी, कभी 1 को जाएगी, इसकी एक ख़ास मंजिल नहीं है। ठीक है,
एक ख़ास मंजिल इसकी नहीं है, तो जिसकी एक ख़ास मंजिल ही ना हो ऐसे सीक्वेंस को हम कहते हैं डाइवर्जिंग सीक्वेंस। तो हमने क्या सीखा है, वो सीक्वेंस डाइवर्जिंग होती है जिसकी ये ना एक ख़ास मंजिल हो, या फिर ऐसी सीक्वेंस जो कि आपके पास इन्फिनिटी आंसर दे रही हो। तो देखिए इसका आंसर आ रहा था -1 और 1, लेकिन एक मंजिल नहीं है ना, कभी -1 कभी 1, एक इसका रास्ता नहीं है। इसलिए हम इस सीक्वेंस को हम ये कहते हैं कि ये सीक्वेंस कौन सी सीक्वेंस है, डाइवर्जिंग सीक्वेंस है। ठीक है, तो आपको कह रहे हैं कि √n और -1 पावर n जो है डू नॉट अप्रोचेस टू अ सिंपल यूनिक लिमिट, सो एस n जैसे ही n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी है तो ये सीक्वेंस क्या है, डाइवर्जिंग है। अच्छा, अब आप लोग कहेंगे मैंने आपको कहा था कि इस सीक्वेंस को एक्सपेंड ना किया करें और जनरल टर्म पे आप लिमिट अप्लाई किए, तो मैंने ये क्यों किया है, बेसिकली आपको समझाने के लिए। जब आप लोग सोल्यूशन करेंगे ऐसे तो इस तरीके से लिख लेंगे। अब जब आप इसमें डायरेक्ट n की जगह इन्फिनिटी पुट करेंगे तो इन्फिनिटी का स्क्वायर रूट इज़ अनडिफाइंड, तो इसलिए आपके पास क्या आ जाएगा कि ये अनडिफाइन है। अच्छा, ये एक ख़ास सीक्वेंस ऐसी है कि इसमें आप जनरल टर्म लेकर लिमिट पुट नहीं कर सकते, तो आपको इसको इसी तरीके से एज इट इज़ ओपन करना पड़ेगा, क्योंकि हम इसमें लिमिट अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, सो आपको ऐसे याद करना पड़ेगा। अच्छा, अब बेसिकली लिमिट की जो देखें, अब एक सीक्वेंस है, कोई भी सीक्वेंस ले लेते हैं, लेट सपोज 1/n ही को स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, 1/n। अब ये सीक्वेंस कन्वर्जेंट थी क्योंकि आपने जब लिमिट इसके जनरल टर्म पे यानी कि 1/n पे अप्लाई किया है तो इसका आंसर क्या आ गया है, 0। तो अब हम अपनी डेफिनेशन की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, तो अगर कोई सीक्वेंस कन्वर्जेंट होगी, कोई भी सीक्वेंस है an, वो कन्वर्जेंट होगी कि अगर आप उस पे उसके जनरल टर्म an पे यानी कि 1/n an था ना, इसका nth टर्म, उस पे जब आप लिमिट अप्लाई करें और आपके पास कोई ना कोई l आ जाए, यानी कि कोई ना कोई आंसर आ जाए, कोई ना कोई लिमिट का आंसर आ जाए, तो उस सीक्वेंस को हम कहते हैं एक यूनिक l आ जाए। ठीक है, एक ही आ जाए तो ठीक है, उसको हम कहते हैं कि ये आपके पास क्या है, कन्वर्जिंग सीक्वेंस है। ठीक है, वो क्या होती है आपके पास, कन्वर्जिंग सीक्वेंस। ये कन्वर्जिंग सीक्वेंस की बेसिकली डेफिनेशन है। ठीक है, और अगर आपके पास लिमिट an अप्रोचेस टू इन्फिनिटी से n टर्म पे आंसर एक यूनिक नहीं आया, ठीक है, इन्फिनिटी आ गई या कुछ भी आ गया, आंसर नहीं आ रहा, ठीक है, तो आप उसको क्या कहेंगे, बेसिकली जो है कन्वर्जिंग नहीं होता, तो उसको हम क्या कहते हैं, डाइवर्जिंग सीक्वेंस कहलाते हैं। ठीक है, सो अब इसकी जो है एक दूसरी डेफिनेशन है जिसको हम कहते हैं डेल्टा एप्सिलॉन डेफिनेशन, वो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, मैं आप लोगों को करवा लेती हूँ वो डेफिनेशन। अच्छा, अब कुछ स्टूडेंट्स ने तो पढ़ी हुई होगी इसको लिमिट में और फंक्शन में, लेकिन जिन स्टूडेंट्स नहीं पढ़ी तो उनके लिए पहले मैं फ़ंक्शन को डिफ़ाइन कर लेती हूँ। बेसिकली फ़ंक्शन की लिमिट क्या होती है कि आप कोई भी पॉइंट पे, लेट सपोज मैं कोई भी फंक्शन ले लेती हूँ x² + 1, इसकी लिमिट आप लोग कैसे चेक करते हैं, x की जगह क्या पुट कर देते हैं 1, तो 1² + 1, इधर से आंसर आ जाएगा 2। ठीक है, इसका बेसिकली मतलब ये है कि जैसे जैसे x जो है वो 1 की तरफ अप्रोच करेगा इस फंक्शन में, तो आंसर किसकी तरफ अप्रोच करेगा, आंसर जो है वो भी 2 आ जाएगा। इट्स मीन कि आपके पास जनरली है x(a) अप्रोचेस टू फंक्शन और उसका आंसर लेट सपोज l आ रहा है। इसका मतलब है कि फंक्शन का आंसर 2 की तरफ जाएगा, यानी कि फंक्शन का आंसर बिल्कुल 2 के करीब हो जाएगा। डिस्टेंस यानी कि इन दोनों की जो मंजिल है वो बिल्कुल करीब हो जाएगी, एक दूसरे के करीब हो जाएंगे, बिल्कुल करीब। तो डिस्टेंस को हम कैसे लिखते हैं, बेसिकली डिस्टेंस को हम लिखते हैं इन दोनों के सब्ट्रैक्शन का एब्सोल्यूट। डिस्टेंस आप हमेशा किससे लेते हैं, एब्सोल्यूट से। फॉर एग्जांपल मैं आपको कहूँ कि 3 और 5 में कितना डिफरेंस है, तो कितना डिस्टेंस है, पॉजिटिव डिस्टेंस, तो आप कहेंगे 3 - 5 एब्सोल्यूट। ठीक है, तो आपके पास इसमें 2 का फ़र्क है। ठीक है, तो ये इनकी फंक्शन की और फंक्शन का आंसर 2 की तरफ नज़दीक हो जाएगा, 2 डिस्टेंस जो है वो करीब हो जाएगा। जब इसका डिस्टेंस जो है इतना करीब हो जाएगा, लेस देन हो जाएगा एप्सिलॉन से। एप्सिलॉन इज़ द नंबर जो कि काफ़ी स्मॉल है। स्मॉल मींस कि आपकी सोच से भी ज़्यादा छोटा, यानी 0.01 001 ले लें, यानी कि इसका ये तो हो गया, ये तो आप गया डिस्टेंस, और एप्सिलॉन का मतलब है कि ये करीब हो गए हैं। कौन, फंक्शन और इसका आंसर, फंक्शन और इसका आंसर, इनका डिस्टेंस यानी इनका फासला लेस देन एप्सिलॉन हो गया, यानी कि 0.01 से भी फासला इनका थोड़ा हो गया है। ये कब होगा, व्हेन एवर, जब, यानी जब x जो है वो 1 की तरफ अप्रोच करेगा, यानी कि
एक्स जो है, एक्स इज़ अ पॉइंट, ठीक है। इट कैन बी 3, 5, 9, 8, ठीक है। इट कैन बी एनी नंबर। जब एक्स जो है, देखें अब मैं 1 की तरफ पहुंचने की मंजिल है ना मेरी, तो मैं यहाँ से भी आ सकती हूँ 5 की तरफ से, 5 4 3 2 1, और यहाँ से भी आ सकती हूँ -3 -2 -1 0। तो 2 तरीके मेरे पास आने के। तो ये तब 1 की तरफ, जब एक्स मेरा, एक्स इज़ अ नंबर, कैन एनी नंबर, ठीक है, कोई भी नंबर है, जब मेरा एक्स 1 की तरफ अप्रोच करेगा, यानी कि एक्स और 1 में भी फासला कम से कम हो जाएगा, यानी कि इन दोनों का फासला डेल्टा से, डेल्टा इज़ अनदर स्मॉलेस्ट नंबर, ठीक है। तो ये बेसिकली ये फंक्शन पे जब आप लिमिट पुट करेंगे, 1 पुट करेंगे, तो इसका आंसर 2 तब आएगा। जब आप इसमें 1 पुट करेंगे तो आपके पास 2 आएगा। इसका मतलब है कि फ़ंक्शन और लिमिट का डिस्टेंस, ये फंक्शन 2 की तरफ तब अप्रोच करेगा जब आप एक्स की जगह क्या पुट करेंगे, 1 पुट करेंगे। तो फंक्शन का आंसर 2 की तरफ तब अप्रोच करेगा, डिस्टेंस इन दोनों बिल्कुल करीब हो जाएंगे, दोनों आंसर्स के करीब हो जाएगा, जब आपके पास एक्स जो है 1 की तरफ। मैं थोड़ा सा और इसको वजाहत कर देती हूँ, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपके पास एक लिमिट है, एक्स अपोजेस टू 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1। मैं ये नहीं पुट करती, मैं लेट सपोज पुट कर देती हूँ 0 पुट कर देती हूँ, ठीक है। जब मैं 0 पुट करूँगी तो मेरे पास क्या आंसर आएगा 1, ठीक है। मैं 0.5 पुट करती हूँ, तो 0.5 का स्क्वायर आपके पास क्या आता है, 0.5 का स्क्वायर, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग 0.25 हो गया, ठीक है। तो अब 0.25 प्लस 1, इसका मतलब है 1.25। जैसे जैसे आप बढ़ा रहे हैं तो ये 2 की तरफ अप्रोच कर रहा है ना, ठीक है। लेट सपोज मैं इसमें अब 2 पुट करती हूँ, तो ये तो मैंने लेफ़्ट से नंबर पुट कर लिया ना। अब मैं राइट से पुट करती हूँ, 2 पुट करती हूँ तो मेरे पास आ जाएगा 5। तो अब मैं उसके बाद 1.5 पुट करती हूँ तो यहाँ से आ जाएगा 4, ठीक है। तो आपके पास ये जो है 4 आ जाएगा, ठीक है। तो ये तब, ये देखिए आपके पास ये 2 की तरफ, यहाँ से 2 की तरफ अप्रोच तब करेगा। देखिए अब लेफ़्ट से आपने पुट किया तो ये आहिस्ता आहिस्ता 1.25 बढ़ रहा है 2 की तरफ, ठीक है। और जब आपने इसको राइट साइड से पुट किया यानी 5 4, तो अब जब आहिस्ता आहिस्ता जब इधर उसकी तरफ जाएंगे, उसकी तरफ क्या कहते हैं, ये 1 की तरफ अप्रोच करेंगे तो इसका आंसर भी 2 की तरफ, 1 की तरफ जाएंगे तो इसका आंसर भी 2 की तरफ अप्रोच करेगा। तो ये तब फंक्शन का आंसर तब 2 की तरफ अप्रोच करेगा जब एक्स आहिस्ता आहिस्ता 1 की तरफ, एक्स जो है वो बिल्कुल 1 के करीब हो जाएगा, ठीक है। इसमें मैंने काफ़ी टाइम लगी, फंक्शन का था, ठीक है। अब लिमिट का क्या सिचुएशन होती है, यहाँ पे बता देती हूँ। लिमिट की ये सिचुएशन होती है कि लिमिट आपके पास अभी फ़िलहाल, सीक्वेंस में क्या सिचुएशन होती है, सीक्वेंस फ़िलहाल आपके पास इस तरह होती है, एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी बिकॉज नेचुरल नंबर्स आर इनफाइनाइट। तो आप इसके हमेशा आपके पास सीक्वेंस में लिमिट क्या होगी, इन्फिनिटी होगी। तो इसका मतलब है कि इसका आंसर, सीक्वेंस का आंसर एल की तरफ अप्रोच करेगा, ठीक है, यानी कि दोनों का आंसर लेस हो जाएंगे इफ़ ये जो एन है एक ख़ास तादाद से तजावज़ कर लेगा, ठीक है। ये एन जो है, या इसको हाँ एन ले लें एक ख़ास नेचुरल नंबर से। मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करती हूँ, ठीक है। मुझे पता है समझ नहीं आई होगी, तो मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ। ठीक है जी। यस, फॉर एग्ज़ाम्पल, अच्छा ये सीक्वेंस थी कन्वर्जेंट थी, ठीक है। इसमें मैं डेल्टा एप्सिलॉन डेफिनेशन, ये अच्छा सॉरी, इस ये जो है आपके पास ये डेल्टा वाली डेफिनेशन है, ठीक है। आपके पास इसको मैं एक्सप्लेन करती हूँ थोड़ा सा, ठीक है। ये सीक्वेंस थी, ठीक है। लेट्स सपोज ये सीक्वेंस का एन टर्म है और इसका आंसर जो है वो 0 आता है, ठीक है। अभी मैंने पढ़ा कि सीक्वेंस की दूसरी डेफिनेशन ये है कि ये इसका आंसर लेस देन एप्सिलॉन आ जाए। कोई भी सीक्वेंस कन्वर्जेंट तब होगी जब इनका आंसर लेस देन एप्सिलॉन आ जाए फॉर एन ग्रेटर देन एन, ठीक है। अब ये देखें, अब ये 1/n का और एल, फॉर एग्जाम्पल मैंने एप्सिलॉन ले लिया है, एक एप्सिलॉन मैंने ले लिया 0.01, ठीक है। तो अब बेसिकली 1/n है। अब 1/n का क्या मतलब होता है, डिफरेंट नंबर्स। इसका आंसर क्या है 0.01, ठीक है। सबसे पहले मैं देखती हूँ कि ये ट्रू आता है कि नहीं। मैंने ये अब चॉइस ली है 0.01 की। सबसे पहला नंबर क्या है, ये देखिए 1 माइनस 0 से क्या आएगा 1,
ठीक है, क्योंकि जब इसमें मैं 1 पुट करती तो 1/1 माइनस 0 आ जाएगा, तो 1 आता है। क्या 1 लेस है 0.01 से? नो, दिस इनइक्वालिटी इज़ नॉट ट्रू। ठीक है, अब 1 के बाद दूसरा नंबर क्या आता है? 2। अगर आपको कोई ऐसा नंबर मिल गया, ठीक है, जो जिस पे ये ट्रू आ गया कि ये 0.01 से छोटा है, तो ये सीक्वेंस कन्वर्ज करेगी 0 को। ठीक है, तो 1/2 चेक करते हैं। 1/2 जो है आपके पास क्या है? 0.5। 0.5 से जब आप माइनस करते हैं तो क्या ये ट्रू है? नो, 0.01 नहीं आता। ठीक है, अब नेक्स्ट नंबर क्या है? 1/3 आप पुट करें। 1/3 से आपके पास जो है आता है, 1/3 से 0.3 आता है। ठीक है, तो वो भी आपके पास ट्रू जो है वो नहीं कर रहा। ठीक है, ग्रेजुअली आप इसको इंक्रीज़ करें तो आपके पास ये आ जाएगा, लेट सपोज़ आप इसमें 1.4 पुट करें। ठीक है, तो 1.4 से 0.25 आता है, तो ये भी आपके पास जो है वो ट्रू नहीं करता। ठीक है, तो ट्रू नहीं करता, आप इस पर ये लगाते जाए कि इनइक्वालिटी नॉट ट्रू। ठीक है, नॉट ट्रू। ठीक है, तो फिर आप 1.5, 1.6, 1.7 या जो भी आपके पास नंबर है वो आप उसको चेक करते जाएं। ठीक है, आप इसमें 1.5, 1.6 सारे नंबर पुट करेंगे तो एटलीस्ट एक नंबर 11 या 10 ऐसा आ जाएगा कि जब आप इसमें पुट करेंगे तो आपके पास हो सकता है, ये देखिए 1.10 से भी आता है 0.1, तो 9 हो गया। ठीक है, उसके बाद अब आप जाते जाएंगे तो एटलीस्ट आपके पास एक ऐसा नंबर आ जाएगा कि जिस पे ये जो है वो सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, अब यहाँ से आपके पास आता है 0.01, तो क्या 0.01 से लेस है? नो। तो इसका मतलब है कि खामखा 10, क्योंकि 1/100 से देखिए 10 से 0.1 आ रहा था, 1/100 0. ग्रेजुअली डिक्रीज हो रहे, तो 100 के बाद 101 आता है। तो आपके पास यहाँ से आप इसको डिवाइड करें ना, कोई ऐसा नंबर ज़रूर आ जाएगा जो कि 0.01 से लेस है। अब देखें, अब ये लेस हो गया ना। ठीक है, अब ये इधर से आ रहा था 0.01, इधर से आ जाएगा जो ऐसा नंबर जो इससे छोटा हो जाएगा। अब देखिए इसके 101 के बाद क्या आता है? 102, 103, 104, तो वो और छोटे होते जाएंगे, ये और छोटे छोटे होते जाएंगे जो कि मज़ीद 0.01 से। तो इसका मतलब है आगे जितने भी ज़्यादा हैं, 101 से आगे जितने भी ज़्यादा हैं वो 0.01 से छोटे हैं। इसका मतलब है कि आपके पास एक ख़ास नंबर आ गया है इस सीक्वेंस के लिए, 1/n सीक्वेंस के लिए एक ख़ास नंबर आ गया है। ठीक है, वो नंबर कौन सा है? व्हेन फॉर, ठीक है, वो कौन सा नंबर था? 101 फॉर एन, ऑल एन, सारे नंबर्स 101 और 101 से तमाम बड़े नंबर्स के लिए जब आप इनका डिस्टेंस लेते हैं तो 0.01 से छोटा आता है। यस, आपको मिल गया, तो ये सीक्वेंस जो है वो कन्वर्जेंट है। मैं दोबारा समझाती हूँ, देखें, ये सीक्वेंस थी, जनरल टर्म थी, ये फार्मूला है। ठीक है, सीक्वेंस का क्या, अगर आपको कोई ऐसा नेचुरल नंबर मिल गया कि जिस पे और उससे आगे वाले तमाम नंबर्स पे एप्सिलॉन से डिस्टेंस छोटा आ रहा है, तो इसका मतलब है ये सीक्वेंस कन्वर्ज करेगी किसको? 0 को। ठीक है, अब ये हमारे पास है, फर्स्ट टर्म इसकी 1 होती है, 1 पे नहीं हो रहा था, 1 से इसका डिस्टेंस लिया तो 1/1 से 1 आ रहा है, लेस देन 0 है, सही है, नहीं कर रहा था। ठीक है, फिर 1/2 हमने लिया, उधर से 0.5 आता है, वो भी आपके पास नहीं हो रहा था। ठीक है, वो 0.01 से छोटा नहीं था। फिर 1/3 लिया, वो भी 0.0 से छोटा नहीं था। फिर हमने मेरे पास फिर टाइम नहीं था तो मैंने 1/10 ले लिया। ठीक है, 6, 7, 8, 9, 10 सारे 9 तक छोड़ दिया, 10 ले लिया, उस पर भी नहीं कर रहा था। ठीक है, उस पर भी नहीं कर रहा था। फिर मैंने क्या किया, 100 ले लिया डायरेक्ट, क्योंकि मेरे पास टाइम कंज्यूम है, क्योंकि मैं 1, 2, 3 सारी काउंटिंग करने बैठती, तो मैंने 100 ले लिया, क्योंकि मुझे आइडिया है ना कि ये 100 पे होगा, तो इसलिए। ठीक है, मैं इतना ज़्यादा आपको एप्सिलॉन आप इतना छोटा ना लिए कि आपके लिए फिर मुसीबत हो जाए। ठीक है, तो आप एप्सिलॉन को कंसीडर कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा 0.5 कंसीडर कर लें कि आपको जल्दी मिल जाए आंसर। ठीक है, 0.5 पे आपको यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मिल जाएगा, ये ट्रू नहीं आएगा, फिर यहाँ से ट्रू आ जाएगा, 3 से ट्रू आ जाएगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे 0.01 ले लिया, गलती कर लिया, तो ठीक है, तो 100 पे 0.01 से भी ये लेस नहीं आ रहा, क्योंकि ये दोनों बराबर हैं, लेस नहीं है। ठीक है, तो मुझे पता है कि यहाँ पर अगर ये बराबर आ गए, इसका मतलब अब जो ही 1/100 आ गया, तो उसके बाद जो ही मैं 1/101 पे जाऊँगी तो ये और मज़ीद छोटा हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ तक 0.1 था, देखे यहाँ पे 1 था,
फिर ये 0.51 नेक्स्ट टर्म पे, फिर 0. छोटा हो रहा है ना नेक्स्ट नंबर्स पे, तो इसका मतलब है कि ये 0.01 है तो बाकी नंबर्स पे भी ये मज़ीद छोटा होता जाएगा। तो इसका मतलब है 101 और 101 से तमाम ज़्यादा वाले नंबर्स पे ये 0.01 से छोटा होगा। इसका मतलब मुझे एक ऐसा नंबर मिल गया, एक ऐसा नंबर मुझे मिल गया है कि जिसे ये 0.01 से छोटा। अगर मैं 0.5 ले लेती तो देखें ये कंडीशन ट्रू नहीं होती, ठीक है, ये कंडीशन भी ट्रू नहीं होती कि 0.5 से 0.5 छोटा नहीं होता, लेकिन ये कंडीशन यहाँ पर आके ट्रू हो जाती। तो मुझसे बस ये मिस्टेक हुई है कि मैंने मुश्किल तरीका कर लिया, बट एनी आपको अब समझ आ गई होगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सीक्वेंस इज सेट टू बी कन्वर्जन टू अ पॉइंट एल, ठीक है, जब आप उसका फासला लें और उसका फासला एप्सिलॉन से कम आ जाए और आपको ऐसा नंबर मिल जाए एन कि जिस पे और उससे आगे वाले तमाम नंबर्स पर ये फासला कम ही रहे, तो उसको कहते हैं कन्वर्जेंट सीक्वेंस, ठीक है। ऐसे मैंने डिटेल में बात कर ली। अगर कोई सीक्वेंस डज नॉट एग्जिस्ट, उसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, तो ऐसी सीक्वेंस कोई सीक्वेंस कन्वर्जेंट नहीं होगी, तो खामखा वो सीक्वेंस क्या होगी, डाइवर्जिंग होगी, ठीक है। अब आपके पास ये एग्जांपल है, यूजिंग दिस डेफिनेशन प्रूव दैट दिस 1/√n कन्वर्जेस टू 0। अच्छा, अब हमने इसको प्रूफ करना है कि कन्वर्ट, अभी तो हमें पता था कि पुरानी जो सीक्वेंस है उसका आंसर जो है वो 0 है। अब हमें प्रूफ करना है कि इसका जो आंसर है वो 0 है, ठीक है। तो बेसिकली आपने ख़ुद से एप्सिलॉन चूज़ कर लिया। एप्सिलॉन मैंने यहाँ पे दोबारा से इन्होंने 0.01 चूज़ किया हुआ है, ठीक है। तो आपने अब आपने लेफ़्ट हैंड साइड का जो पार्ट है आपने ये चूज़ करना है कि इन दोनों का फासला लेके एप्सिलॉन चेक करना है कि वो कौन से नेचुरल नंबर पर आपको मिलेगा, ठीक है। अब चूँकि हमने इसको प्रूफ करना है तो मुझे जो है वो नेचुरल नंबर में बारी बारी पुट करूँ तो ये तो मेरे लिए काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग है, ठीक है। जैसे यहाँ पर मैंने 100 पे मुझे मिल रहा तो ये काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग था। तो अब ये सिचुएशन उन्होंने क्या किया, उन्होंने कर लिया लेफ़्ट हैंड साइड ले ली, तो लेफ़्ट हैंड साइड थी an माइनस एल लेस दैन एप्सिलॉन, ठीक है। तो वो हमें n मालूम करना है क्योंकि वो कौन सा नंबर है n जिस पे और उस पे और उसके तमाम बड़े नंबर्स पे ये जो है सेटिस्फाई कर रहा है, वो कौन सा नंबर है n, ठीक है, कि जिस पे तमाम नंबर जो है वो कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब 1/n माइनस लिमिट क्या है, हमने ये प्रूफ करना है कि लिमिट इसकी क्या है 0। अब एप्सिलॉन मैंने चूज़ किया 0.01, ठीक है। अब 1/n में से 0 माइनस करेंगे तो 1/n ही आएगा, ठीक है। अब आपको पता है एब्सोल्यूट का मतलब होता है हर चीज़ को पॉजिटिव कर देना। 1 तो पॉजिटिव है, √n से भी पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है। तो 0.01। अब हम इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 होगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 1 के साथ इसके साथ और ये जगह तो 1 और 0.01 √n। अब मुझे इसको डिवाइड करना है तो यहाँ पे आ जाएगा 0.01 √n। अब मुझे क्या चाहिए कि मैं इस n को आज़ाद कर लूँ उससे स्क्वायर रूट से, तो दोनों साइडों पे मैं क्या लूँगी, स्क्वायर ले लूँगी ताकि मैं इसको आज़ाद कर लूँ। तो यहाँ से जब आप इसको कैलकुलेटर पे सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो आपके पास आ जाएगा, आप इस पर डिवाइड करें और जब स्क्वायर ले लें तो आपके पास आ जाएगा 10,000, ठीक है, क्या आ जाएगा 10,000। आप इसको कैलकुलेटर पे सॉल्व करें तो इसका मतलब है कि n और n की तरफ मुंह है, ठीक है, n की तरफ क्या है, मुंह है 10,000। इसका मतलब है 10,000 और 10,000 से ज़्यादा नंबर्स पे 10,000 नेचुरल नंबर कौन से हैं, 10,000 और 10,000 से ज़्यादा नंबर्स पे 10,001, 10,002, 10,003, 10,004 अप टू 100, 10,000 और 10,000 से ज़्यादा नंबर्स पे ये सारे जो हैं वो ट्रू हैं। ये आपको आंसर क्या देगा, 10,000 और 10,000 से n जो है वो क्या है, n बेसिकली 10,000 और 10,000 से ज़्यादा 10,001, 10,002, 10,003, जिस पे ये आपको क्या देगा, लेस देन 0.01 आएगा। इसका मतलब है कि ये सीक्वेंस कन्वर्ज है, ठीक है। तो बट इन प्रैक्टिस वी टेक द लिमिट, लेकिन हम प्रैक्टिस जब कर रहे होते हैं तो हम लिमिट जनरल टर्म में अप्लाई करते हैं तो वो हमें पता चल जाएगा। देखिए अब ये मैं तो अभी इसी डेफिनेशन से प्रूफ किया ना, लेकिन अगर मैं अब आप लोगों को पेपर में दूं तो अगर आपको कहूँ कि सिंपल इसकी वो मालूम करें, लिमिट मालूम करें, तो किसकी लिमिट मालूम करें कि शो करें, मैं कहूँ कि शो दैट द सीक्वेंस an इज इक्वल्स टू 1/√n कन्वर्जेस टू 0, ठीक है। अब मैं आपको कहूँ शो दैट, ठीक है। अब मैंने आगे नहीं कहा कि बाय डेफिनेशन, तो आप लोगों ने क्या करना है, जनरल टर्म उठा लेनी है ये, और इस पे दोनों साइडों पे लिमिट अप्लाई करना है। लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी होनी चाहिए बिकॉज दिस इज़ दी सीक्वेंस,
तो लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी हो गई। जब n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी हो गई तो आप इसमें n की जगह फिर क्या पुट कर देंगे, इन्फिनिटी पुट कर देंगे। अच्छा, 1/इन्फिनिटी इधर से अनडिफाइन आता है, इन्फिनिटी का स्क्वायर रूट भी इन्फिनिटी होगा तो 10 आंसर आ जाएगा 0। तो जब जो कि इसका एक आंसर फाइनाइट आंसर आ गया 0, तो इसका मतलब है कि दिस सीक्वेंस इज़ कन्वर्जिंग सीक्वेंस। ठीक है, नहीं है तो फिर आपको उस तरीके से करना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा जी, अगर फाइनाइट आंसर नहीं आया तो हम उस सीक्वेंस को कन्वर्जन की बजाय डाइवर्जन बोलेंगे। ठीक है, अच्छा, अब सीक्वेंस के लिमिट मालूम करने का एक अलग तरीका भी होता है जो कि मैंने स्टूडेंट्स को सिखाया होगा, बल्कि वीडियो में भी मैंने बताया हुआ है, मैंने एक वीडियो बनाई हुई है। जब क्या आपके पास लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी हो n स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय n क्यूब, मैं एक क्वेश्चन करा रही हूँ। ठीक है, ताकि आप पुरानी वीडियो को देखने से बच जाएं। ऑलरेडी इतना काम है आप लोगों के पास, तो मैंने आपको ये तरीका सिखाया है कि आप इनमें हाईएस्ट पावर देखिए, थ्रू आउट आपके पास हाईएस्ट पावर इनमें इधर 2 है, इधर 3 है। तो एज अ होल हाईएस्ट पावर आपके पास कितनी है, एज अ होल आपके पास हाईएस्ट पावर n क्यूब है। तो अब n क्यूब आपके पास हाईएस्ट पावर है तो आप उसमें से कॉमन ले लेते हैं। अब स्टूडेंट्स कहते हैं ऊपर तो n क्यूब नहीं है, फिर हम क्यों कॉमन लें। बेसिकली ये आपके पास तरीका होता है। ठीक है, कॉमन लेने का क्या मतलब होता है, डिवाइड करना। कैसे, मीन्स मैं आपको कहूँ कि 2x + 4 में क्या कॉमन है तो आप लोग खुद ही बताएंगे 2 कॉमन है, तो 2 कॉमन लेने का इधर अंदर आ जाएगा x + 2। लेकिन इधर एक एक स्टेप ऐसा हुआ होता है जो आप सबको माइंड कर लेता है लेकिन आपको पता नहीं है। कॉमन लेने का मतलब होता है कि अंदर वाले तमाम नंबर्स पे ये जो 2 है वो डिवाइड हो रहे हैं। देखें, इधर से 2 कैंसिल हो जाएगा, x + 2 आर, ये देखें ये आ गया x + 2। बेसिकली ये स्टेप वो होते हैं जो आपका माइंड कर लेता है लेकिन आपको पता नहीं होता। ठीक है, तो आप इसमें n क्यूब को ऊपर नीचे से कॉमन लेते हैं। कॉमन लेने का क्या मतलब है कि n क्यूब जो है वो हर नंबर पे डिवाइड होगा। ठीक है, अब ये तरीक़ेकार है कि लिमिट ऑफ सीक्वेंस मालूम करने के लिए कि आप हाईएस्ट पावर जो है वो कॉमन लेते हैं। ठीक है, अच्छा, ये n क्यूब जो है वो कैंसिल हो जाते हैं, बाकी आपके पास क्या बच जाता है, इधर 2 थे और नीचे 3 थे तो इधर एक n बच जाएगा और यहाँ से 1/n क्यूब बच जाएगा। ठीक है, क्योंकि किसी की कटिंग, और यहाँ पे n क्यूब कैंसिल होके 1 आ जाएगा। अब आप n की जगह क्या पुट कर लें, 0 पुट कर लें, तो इन्फिनिटी पुट कर लें, 1/इन्फिनिटी प्लस 1/इन्फिनिटी क्यूब डिवाइडेड बाय 1। इधर से आ जाएगा 0 + 0/1, क्योंकि 1/इन्फिनिटी किसके बराबर थी, 0। 0 + 0 किसके बराबर होगा, 0 के। 0/1 आपके पास आंसर आता है 0। तो दिस सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट सीक्वेंस। देखें, बार बार मैं आपको कह रही हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि सीक्वेंस का आंसर जो है वो 0 आए। मैं चलना एक और क्वेश्चन को बताती हूँ कि वो सीक्वेंस कन्वर्जेंट होगी लेकिन उसका आंसर 0 नहीं होगा। ठीक है, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 5n + 9 डिवाइडेड बाय 11n - 3। ठीक है, इसमें एज अ होल पावर क्या आपके पास कॉमन, एज इधर भी 1 है और इधर भी 1 है, तो सबसे हाईएस्ट पावर कितनी है, बस 1 ही हाईएस्ट पावर है, उसी को हम कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, तो लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, आप n को कॉमन ले लें तो आपके पास बचेगा 5n/n + n। कॉमन लेने का क्या मतलब होता है, बेसिकली डिवाइड करना, तो मैंने इसको भी डिवाइड कर लिया है। ठीक है, तो n कैंसिल हो जाएगा, आपके पास आ जाएगा लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 5 + 9/n। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा 11, क्योंकि n कैंसिल हो जाएगा, 11 - 3। अब इसमें 3/n, अब इसमें n की जगह इन्फिनिटी पुट करें तो 5 + 9/इन्फिनिटी 11 - 3/इन्फिनिटी। तो यहाँ से आ जाएगा 5 + 0, यहाँ से आ जाएगा 11 - 0। 5 + 0 इज़ 5 एंड 11 - 0 इज़ 11, तो 5/11 इसका आंसर। सो दिस सीक्वेंस इज़ आल्सो कन्वर्जेंट सीक्वेंस। तो ये सीक्वेंस की लिमिट मालूम करने का तरीका होता है। ठीक है, लेकिन अब देखें यहाँ पर आपको एक सीक्वेंस दी हुई है एग्जाम्पल नंबर 2 पे, n² + n। ठीक है, अब ये जो सीक्वेंस है इसके ऊपर नीचे कुछ भी नहीं है कि हम इसको कॉमन ले लें, तो ऐसे सीक्वेंस में आपने फिर डायरेक्ट पुटिंग करनी होती है। अब चूंकि इसका जनरल टर्म क्या है, n² + n, इसमें आप लिमिट पुट करें दोनों साइडों पे तो आपके पास आ जाएगा लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी n² + n। तो आप इसमें आप डायरेक्ट जो है n की जगह क्या पुट कर लेंगे, इन्फिनिटी पुट कर लेंगे। ठीक है, तो जब आप डायरेक्ट इसमें n की जगह इन्फिनिटी पुट कर लेंगे तो आपके पास आ जाएगा इन्फिनिटी स्क्वायर प्लस इन्फिनिटी। इन्फिनिटी इज़ अ नंबर विच इज़ वेरी लार्ज। ठीक है, उसका स्क्वायर लें तो और लार्ज होगा, फिर उसमें और इन्फिनिटी ऐड करेंगे तो इसका आंसर इन्फिनिटी है। सो दिस सीक्वेंस इज़ डाइवर्जेंट सीक्वेंस। सो दिस सीक्वेंस इज़ डाइवर्जेंट सीक्वेंस। दिस सीक्वेंस इज़ डाइवर्जेंट बिकॉज इससे आंसर आपके पास इन्फिनिटी जो है वो आता है। अब एक सीक्वेंस है 8 इज़ अ कन्वर्जेंट सीक्वेंस। वाई, ठीक है, 8 जो है आपके पास कन्वर्जेंट सीक्वेंस है।
8 सीक्वेंस है, ठीक है। ये सीक्वेंस देखिए, मैं आपको पहले तो इसको खोल के भी बताऊंगी ताकि आप लोगों को थोड़ा सा सीक्वेंस के बारे में आइडिया हो जाए, ठीक है। अच्छा, 8 एक सीक्वेंस है। अब इसका यह मतलब है कि आप इसमें n की जगह 1 डालें तब भी 8 आएगा, n की जगह 2 डालें तब भी 8 आएगा, बिकॉज ये n से आज़ाद है, ठीक है। 3 डालें तब भी 8 आएगा, थ्रू आउट ये 8 आएगा। तो इसकी जो मंजिल है वो जस्ट एंड जस्ट 8 है, ठीक है। आप इसमें कुछ भी डालें, ठीक है। 1 डालें, आपके पास आंसर क्या आएगा? 8। 2 डालें, इसका आंसर आपके पास यही आएगा, ठीक है। 3 डालें, 8 आएगा। 4 डालें, आपके पास 8 आएगा, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पर इसका जो आंसर है वो 8 ही आता है, ठीक है। तो ये सीक्वेंस क्या है? कन्वर्जेंट। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ 8 वाली सीक्वेंस कन्वर्जेंट हो, जस्ट 9 वाली सीक्वेंस भी कन्वर्जेंट, जस्ट 10 भी। तो बेसिकली हर जो कांस्टेंट सीक्वेंस है, कांस्टेंट सीक्वेंस किसे कहते हैं? जिसमें जस्ट नंबर होता है। एवरी कांस्टेंट सीक्वेंस इज़ कन्वर्जेंट। लिख लें अपने पास, एवरी, ठीक है, एवरी कांस्टेंट सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट। जो मैंने आपको पढ़ाया ना, इसके आप लोग नोट्स बनाएं, ठीक है। उसको आप फिर उसको स्टडी करना है, ठीक है, पेपर के लिए, जितने क्वेश्चंस भी मैंने आपको कराए, ठीक है। एवरी कांस्टेंट सीक्वेंस इज व्हाट? एवरी कांस्टेंट सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट, ठीक है। अच्छा, अब आपके पास